हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमारा सब्सटेंस होता है वो तीन पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। ठीक हो गया। देखो, जो मेरा सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है, वो तीन पार्ट में कैटेगराइज होता है। ठीक हो गया। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक हो गया। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं भाई? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक हो गया। तीसरी तरह से जो सब्सटेंस कैटेगराइज होता है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैंने क्या बोला? ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी substance can be categorized into three different part. First one is the diamagnetic, second one is the paramagnetic and third one is the ferromagnetic. डायमैग्नेटिक क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड ने उसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक हो गया। तुमने सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड ने उसे क्या कर दिया? बाहर की तरफ को धक्का दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या कर दिया है? रिपेल कर दिया है। ठीक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? ये तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, तुमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया है? अट्रैक्ट हो गया है। ठीक हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया भाई। ये सब्सटेंस हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? देखो, मेरे पास एक सब्सटेंस है, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही वो बहुत तेजी से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया, समाया। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गया भाई, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। ठीक हो गया। तो तीन तरह के सब्सटेंस बताए। पहला बताया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? रिपेल हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हल्का सा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिस सब्सटेंस को तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, समाया, वो क्या होगा? बहुत तेजी से किसकी तरफ को? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया है? अट्रैक्ट हो गया भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, यानी कि अगर कोई मटेरियल या सब्सटेंस है और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने का मतलब या तो वो पैरामैग्नेटिक है और या तो क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है। अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं हुई तो उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक बोलते हैं, समाया। देखो भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के लिए, क्या होने के लिए? अगर आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, समाया, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए, म्यू, जिसको म्यू बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हुआ तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है, समाया। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं हुआ तो वो क्या हो सकता है? पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। तो देखो भाई, एक रिमार्क लिख लो, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। याद रखना, फेरोमैग्नेटिज्म कोई नई चीज नहीं है, वो पैरामैग्नेटिज्म का ही क्या है? एक एक्सट्रीम फॉर्म है, समाया। तो क्या लिखोगे? फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, समाया, is an extreme case of, is an extreme case of paramagnetism। ठीक हो गया भाई। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है। ठीक हो गया। बस
डिफरेंस किस चीज में है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो तेजी से अट्रैक्ट होता है, ठीक हो गया भाई। अभी और डिफरेंस भी है, जैसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से हटा दोगे ना तो इसके अंदर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड से हटा भी दिया ना, हटा भी दिया, तो भी उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती नहीं है, वो क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, ठीक हो गया। इतना बड़ा अंतर है। लेकिन मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिज्म की क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक हो गया भाई। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है ना तो मैं उसको क्या बोल देता हूँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देता हूँ, ठीक हो गया। देखो मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई तो मैंने बोल दिया वो पैरामैग्नेटिक है। अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हुई तो उसको क्या बोल देंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देंगे, ठीक हो गया। देखो अब पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्यों आती है, क्यों आती है, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। देखो देखो भाई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। उसका रीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या है भाई, उसका रीजन है पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, और मैं बोल सकता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समाया, क्या बोलूंगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समाया भाई, याद रखना इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, जिस वजह से मैं कह पाता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक हो गया भाई। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से ऐसा होता क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो देखो बहुत बार बता चुका हूं लेकिन दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, आप लोग भूल जाते हो ना। देखो मेरे पास एक एटम है, क्या है, एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक हो क्या। और इस एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक हो गया भाई। अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने से क्या होगा, घूमने से क्या होगा भाई, देखो देखो बचपन में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक हो गया। अगर चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है भाई, ठीक हो गया। और ये चार्ज लगातार घूमता रहेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट, क्या बोलते हैं, करंट, ठीक हो गया भाई। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनों के लगातार रिवॉल्यूशन से, लगातार घूमने से क्या होता है, करंट जनरेट होती है, और जहां पे करंट जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाता है भाई, ठीक हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों नहीं आया, लेट अस सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, ठीक हो गया। पहला जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा था, ये वाला, ठीक हो गया। तो इसके कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जनरेट हुआ जिसको मैंने इस तरह से डिनोट किया, ठीक हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, अपोजिट जाकर के घूमेगा, देख रहे हो ना, ये नीचे की तरफ को है तो ये अपोजिट घुमा, ये इस साइड को घुमा, ठीक हो गया। और इसने भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्या किया, जनरेट किया। समाया, जो मैग्नीट्यूड में पहले वाले के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक हो गया। और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। समाया भाई, मैंने बोला था ना अगर किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्या होता है, या मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो तो कभी नहीं होता है। समाया, तो इसलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो, और वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। तो देखो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक एलिमेंट में पाई जाती है वो क्यों पाई जा रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। देखो भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने का मतलब क्या है, उसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक हो गया। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दो तरीके से जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन मोशन करता है, क्या करता है, स्पिन मोशन। समाया,
और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट कब जनरेट होता है, जब वो क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है। क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है। ठीक हो गया भाई, याद रखना, याद रखना, जो एटम है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कहां से होता है, ये जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मोशन के कारण और ऑर्बिटल मोशन के कारण। किसके कारण, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण। क्योंकि हमें पता है, हमें पता है अगर मेरे पास एटॉम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है समाया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है। क्या करता है, स्पिन। और टोटल इस तरह से ऑर्बिटल मोशन भी करता है समाया। सिमिलरली, सिमिलरली जैसे सन के चारों ओर क्या करता है, सारे के सारे प्लेनेट क्या करता है, घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, स्पिन भी करता है। जो अर्थ है वो स्पिन करता है, जिसके कारण दिन रात होता है। और ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होता है, साल चेंज होता है। 365 दिन में वो पूरा एक चक्कर लगा देता है, जिसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। ठीक हो गया भाई, तो याद रखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मोशन के कारण आती है और ऑर्बिटल मोशन के कारण आती है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, किसका है, स्पिन मोशन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है समाया। और इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो, देखो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है स्पिन मोशन का, तो स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है उसको म्यू स्पिन बोलते हैं। और उसकी वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट एन एन प्लस टू समाया। एन एन प्लस टू, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समाया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू स्पिन तो मैंने निकाल दिया समाया। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 हुआ, तो जो म्यू स्पिन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू आएगी देखो अंडर रूट 1, एन की जगह 1+2। ठीक हो गया, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.73। जो यूनिट होती है वो बोहर मैग्नेटॉन में होती है बीएम। अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो जो म्यू स्पिन है, म्यू स्पिन उसकी वैल्यू होती है 2.83 बोहर मैग्नेटॉन बीएम। ठीक हो गया, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो जो म्यू स्पिन है, म्यू स्पिन उसकी वैल्यू होती है 3.87 बोहर मैग्नेटॉन बीएम। ठीक हो गया भाई, अगर अगर n बराबर 4 हुआ तो जो म्यू स्पिन है, म्यू स्पिन वो कितना होता है, वो होता है 4.90 बोहर मैग्नेटॉन पीएम। ठीक हो गया भाई, और अगर n बराबर 5 हुआ तो जो म्यू स्पिन है वो कितना होता है, वो होता है 5.92 बीएम बोहर मैग्नेटॉन। इसे बीएम ही लिख देता हूं। ठीक हो गया भाई, बोहर मैग्नेटॉन। तो मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को बता दिया है, बता दिया है। अगर n बराबर 1 होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन है 1.73, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2.83, 3 हुए तो 3.87, 4 हुए तो 4.90 और 5 हुए तो 5.92। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब पका पकाए दे दिया भाई। ठीक हो गया, और ऑर्बिटल मोशन जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता समाया। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो कैसे पता चलता है, अरे भाई एक वीडियो बना रखी है मैंने, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। उस वीडियो को जाकर के देखो कि किस तरह से पता चलता है कि इस एटम में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक हो गया भाई, इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे कैटेगराइज किया गया है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। उसका जो रीजन है वो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक हो गया, फिर मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनों के रिवॉल्व होने के कारण ये मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। और इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करता है, पहला मोशन है स्पिन, दूसरा है ऑर्बिटल मोशन। और इन्हीं स्पिन कंट्रीब्यूशन की वजह से और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। फिर मैंने क्या बोला कि जो स्पिन का कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, उसको मैं फॉर्मूले से क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले से। ठीक हो गया, और फिर मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक लिखा दी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हुए तो स्पिन कंट्रीब्यूशन से मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू इतनी होगी।
यानी कि स्पिन ओनली वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट किसी एटॉम में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है इसका अगर पता लगाना है तो कोऑर्डिनेशन में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर के देख लो भाई। ठीक हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको समझाया। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो भाई, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 5वां क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। ठीक हो गया भाई। दोनों का आंसर सेम है, एक 2014 में आया है और दूसरा 2015 में आया हुआ भाई। ठीक हो गया। मैं 8th वाला करूंगा और ऊपर वाला आप लोगों के लिए है। समाया वो बोल रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 2.83 है। ठीक हो गया। ये स्पिन ओनली वैल्यू है। तो बोल रहा है कि इस आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ये है। तो देखो भाई, आयन दे रखा है टाइटेनियम +3, क्या दे रखा है, टाइटेनियम दे रखा है, निकेल दे रखा है और क्रोमियम दे रखा है और Mn दे रखा है। याद रखना ये क्या है, ये है +3, ये है +2, ये है +3 और Mn क्या है +2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसका Z बराबर कितना होता है, Z बराबर कितना होता है, ये होता है 22। निकिल में Z बराबर कितना होता है 28। क्रोमियम में Z बराबर कितना होता है 24 और Mn का Z बराबर कितना होता है 25। ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d और 4s, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना होगा 2, तभी तो 22 होगा। 18 तो आर्गन के है, पहले 18 तो याद रखना आर्गन के है सब में। तो 18 और 2 कितना हो गया 20 है, 20 या 2 कितना हो गया 22। लेकिन +3 की बात कर रहा है तो +3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गए 0 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 0। और याद रखना यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1, 3 चले गए ना पूरे, तो यहाँ पे हो गया 1, यानी कि क्या बचा इन शॉर्ट 3d1। ठीक हो गया। याद रखो यहाँ पे क्या होगा 3d8 और 4s2। तो देखो भाई +2 का मतलब ये 2 जाने हैं, तो 2 जाने का मतलब क्या बच जाएगा 3d8। अगला देखो यहाँ पे ये क्या होता है 3d5 4s1, कितने जाने हैं 3 जाने हैं, तो 3d कितना हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा भाई, एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे तो 3d 3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो Mn में कितने जाने हैं 2 जाने हैं, पहले ये होता है 3d5 4s2। देखो भाई 2 जाने हैं तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा। ठीक है। अब देखो ऑर्बिटल मेकअप बनाओ। तो देखो भाई यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकालो भाई। देखो भाई फॉर्मूला क्या था, म्यू स्पिन समाया वो क्या होगा √n+2। n क्या था नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर n की वैल्यू 1 थी तो जो स्पिन कंट्रीब्यूशन था 1.73 bm था, बोहर मैग्नेटॉन 2 था तो मतलब 2.83 bm। ठीक है। 3 था तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3.87 bm। ठीक है। और अगर 5 था तो कितना होगा 5.92 bm हो जाएगा। ठीक है भाई। तो बताओ यहाँ पे बताया है 2.83, किसका है भाई, ये हो जाएगा Ni+2 का, जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी। ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 में, इसका भी जो आंसर बनेगा वो भी क्या बनेगा डी। ठीक हो गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। ठीक हो गया भाई। तो इस वीडियो में मैंने आपको पैरामैग्नेटिज्म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया भाई। ठीक हो गया। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आता है और मुझे ऐसे हिट करना है। ठीक हो गया भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।